तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की। किसकी बात कर रहे हैं? ऋग्वैदिक काल। और ये ऋग्वैदिक काल पर हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पिछले वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल की बहुत सारी घटनाओं पर बात कर चुके हैं और इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल जो है वैदिक पीरियड है इसका भाग सेकंड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? मुख्य रूप से हम पढ़ने वाले राजनीतिक स्थिति के बारे में। क्या पढ़ने वाले? राजनीतिक स्थिति कैसे ही रहेगी और क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम? राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत कबीलियाई व्यवस्था पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, आर्यों के प्रशासन का विभाजन किस तरीके के था उस पर बात करेंगे। आप लोग मेरे साथ भी देते रहना, ठीक है। थर्ड है कि प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, विधत, सभा, समिति, क्या क्या था, इस पर भी बात करेंगे। फोर्थ पर बात करेंगे कि भाई जो है ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति किस तरीके की थी, है ना, और भूस्वामी कौन हुआ करता था, विनिमय का साधन क्या था, प्रमुख कर क्या था, प्रमुख व्यापारी कौन थे, प्रमुख अनाज क्या था, और एक चीज और मैं लिखता हूं तो प्रमुख व्यवसाय, क्या लिख देते, प्रमुख व्यवसाय क्या बन गया था, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम इन बिंदुओं पर आराम आराम से, बहुत जल्दी नहीं, धीरे धीरे समझते हुए चर्चा करें। शुरू करें, ठीक है। पहला पॉइंट है कि भाई ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति किस तरीके की थी। देखो, आप देख रहे हो कि यह समय ऐसा है कि जब पूरी व्यवस्था जो है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जाति नहीं है, सब लोग वेदों के अनुसार आचरण कर रहे है ना, ये वो दौर था। तो अगर हम उस समय की राजनीतिक स्थिति बात करें तो जो पूरा का पूरा वैदिक समाज था, आप जानते हैं वैदिक जो समाज था वो आर्यों का समाज था, है ना। आर्यंस ने वो सिविलाइजेशन बनाई थी, वैदिक सिविलाइजेशन। तो आर्यों का समाज, आर्य वास्तव में अगर देखा जाए तो उनकी पूरी व्यवस्था कबीलियाई व्यवस्था थी। कबीले मतलब लोग कबीलों में रहा करते थे, ग्रुप में रहा करते थे, और छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े ग्रुपों में आर्य लोग रहते थे, है ना। आपको ये बता देता हूं कि जो आर्य लोग थे वो मुख्य रूप से 5 कबीलों में रहते थे। कितने? 5 कबीलों में। इसीलिए आर्यों को क्या कहा गया? पंचजन्य। क्या कहा गया? पंचजन्य या 5 जन्य भी उनके लिए नाम दिया गया। तो पूरी कबीलियाई व्यवस्था थी अगर मैं राजनीतिक स्थिति में ऋग्वैदिक काल की बात करूं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आर्यों के प्रशासनिक विभाजन की। भाई कि प्रशासन किस तरीके का था। देखो, आज आप देख रहे हो हमारे भारत की अगर बात करें तो सबसे ऊपरी लेवल पे बात करें, चाहे निचले से लेकर के जाए, चलो निचले से लेके जाते हैं। सबसे छोटे लेवल हमारे पे होता है परिवार, है ना, परिवार होता है। परिवार से ऊपर बहुत सारे परिवारों के मिलकर गांव बनते हैं। गांव से मिलकर क्या बनता है, बोलो? गांव से मिलकर के जिला बनता है, जिलों से मिलकर राज्य बनता है, राज्यों से मिलकर के फिर हमारा देश बनता है ना, यानी देश बन, राष्ट्र बन गया हमारा। यही स्थिति आर्यंस के दौर में भी थी। देखो, सबसे निचला लेवल जिसका था, देखें, सबसे निचले लेवल पर था परिवार। क्या था? परिवार। और परिवार को आप कहते थे कुल। क्या कहा जाता था? कुल। आज भी कहते हैं किस कुल का है तू, है ना। तो परिवार को कुल कहा जाता था और कुल का जो हेड होता था उसके लिए नाम आया कुलप। क्या नाम आया? कुलप। ठीक इस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था थी आर्यों के जमाने में। परिवारों को मिलाकर क्या बनता था? गांव बनता था। आप इसे ग्राम नाम देख सकते हैं, ग्राम बनता था। और ग्राम का जो हेड होता था उसे नाम दिया जाता था ग्रामणी। क्या नाम दिया जाता था? ग्रामणी। ग्राम के ऊपर कौन होता था? विस। क्या होता था? विस। आप इसे जिले की तरह समझ सकते हैं, विस होता था। और विस के हेड को कहा जाता था विसपति। क्या कहा जाता था? विसपति। अब विषों के ऊपर, अब इसे जनपद टाइप का आप ले सकते हैं। विषों के ऊपर, चलो व्यवसाय को मैं थोड़ा बाद में लिख लूंगा। और विष के ऊपर होता था जन। आप इसे जो है एक प्रकार से राज्य समझ सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। और इसका जो हेड होता था उसे कहा जाता था जनपति। क्या कहा जाता था? जन। और जन के ऊपर होता था राष्ट्रीय देश। क्या होता था? राष्ट्रीय। और इसके हेड को आप राजा बोल सकते थे या फिर आप इसके हेड को गोप कह सकते थे। क्या कह सकते थे? गोप। तो अगर मैं आर्यों के प्रशासनिक विभाजन की बात करूं कि भाई वैदिक काल में आर्यों ने प्रशासन किस तरीके का था, तो सबसे निचला लेवल परिवार और कुल होता था, उसके हेड को कुलप कहा जाता था। उसके ऊपर ग्राम था, उसके हेड को ग्रामणी कहा जाता था। उसके ऊपर विष था, यानी आप विष को आप ये समझ लो जनपद टाइप का, इसके हेड को विषपति कहा जाता था। उसके ऊपर जन था, जन आप राज्य समझ सकते हैं, इसके हेड को जनपति कहा जाता था। और उसके ऊपर राष्ट्र था, राष्ट्र के हेड को कई जगह राजा कहा गया और कई जगह क्या कहा गया? गोप कहा गया। आप समझ में आ रहे नहीं? ठीक है। तो इस तरीके का प्रशासनिक विभाजन था। किसका? जल्दी बताइए तो। ये प्रशासनिक विभाजन था वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का। ठीक, अब आइए नीचे।
अब आप आते हैं कि भाई प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थाएं किस तरीके की थी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 3 प्रकार की लोकतांत्रिक संस्थाएं थी। ठीक, जैसे आजकल नहीं होता लोकसभा राज्यसभा, है ना, संस्थाएं है ना हमारे यहाँ भी, और लोकसभा से ही जो है प्रधानमंत्री चुन के जाता है, कई बार राज्यसभा भी से भी चला जाता है ना। खैर वो तरीके हम बाद में बात करेंगे। तो प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थाएं उस दौर में 3 प्रमुख संस्थाएं थी। पहला था विदत, क्या था, विदत। दूसरी थी सभा, तीसरी थी समिति। पूछा जाता है कई बार विदत क्या है, पूछा जाएगा सभा और समिति क्या थी। ये लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, जिस तरीके से आज है लोकसभा राज्यसभा, या राज्यों में विधानसभा विधान परिषद, इस तरीके की ये संस्थाएं थी। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन थी, विदत। सभा और समिति बड़ी महत्वपूर्ण सभाएं थी, संस्थाएं थी, ध्यान रखना जरा। सभा जो थी वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। कैसे लोगों की, श्रेष्ठ मतलब होता है कि कुलीन लोगों की संस्था थी, जो कि बड़े बड़े पदाधिकारी हुआ करते थे, बड़े बड़े कर्मचारी हुआ करते थे, उसमें सभा में लोग आते थे। और समिति जो था, समिति में आम लोग आते थे। ठीक है, जैसे आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे आम लोग आजकल लोकसभा में है ना, और थोड़ा सा हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि वो राज्यसभा में लोग चुन रहे, आप ये समझ सकते हैं ये दोनों इस तरीके के हैं, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। ठीक है, अब आप जानते हैं प्रधानमंत्री जहां तक कहां से चुना जाता है, मतलब चुनाव वो राज्यसभा भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, पर यह है कि ज्यादातर वो लोकसभा में ही उसे अपना नेतृत्व दिखाना पड़ता है ना। तो ये समिति जो थी वो आम लोगों की समिति थी। और आप जानते हैं कि पूरी व्यवस्था जो ऋग्वैदिक काल में थी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी, लोग, इस वजह ये समिति बहुत महत्वपूर्ण है। इस समिति का एक सबसे महत्वपूर्ण काम था कि राजा जो होता था वो राजा की नियुक्ति कौन करती थी, समिति करती थी, और राजा को उसके पद से हटाने का काम भी कौन करती थी, समिति। यानी समिति बहुत प्रभावशाली थी। आप बाद में देखोगे उत्तर वैदिक काल में तो सभा और समिति बिल्कुल अस्तित्व खत्म कर देंगे लोग। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखो हमारा पूरा जो ऋग्वैदिक समाज था वो पूरा पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर था। ठीक है, अच्छा देखें तो सभा और समिति बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। प्राचीन संस्था विदत थी, समिति जो थी राजा की नियुक्ति करती थी और उसको उसके पद से भी हटा सकती थी। ठीक है, अच्छा अगर मैं सभा समिति की बात करूं तो अथर्ववेद, हमारा जो लास्ट वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति भगवान ब्रह्मा आपने मान सकते हैं, क्रिएटर आप मान सकते हैं, प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है इन दोनों को। किसको, सभा और समिति को। तो पेपर में प्रश्न कैसे आता है, मैं इस क्वेश्चन को पहले एक बार गलत कर चुका हूं। पेपर आया, क्वेश्चन आया था कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की बेटियां कहा गया, तो आंसर क्या होना चाहिए था, अथर्ववेद में कहा गया। ठीक है कि नहीं, ठीक। अब चलो, तो ये अभी तक हमने जो बात करी वो कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति की, कि किस तरीके की राजनीति थी, राजा किस तरीके का था, प्रशासन कैसे हो रहा था, कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं थी, इस पर हम बात कर चुके हैं। अब आते हैं आर्थिक स्थिति की, भाई कि अर्थव्यवस्था कैसे थी, पैसा कैसे आ रहा था। ठीक, आर्थिक स्थिति किस तरीके की, देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो उस दौर में जो भूमि थी वो अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण वो थी। ठीक है, भूमि सबसे महत्वपूर्ण थी। और अगर मैं भूमि की बात करूं तो सबसे प्रमुख जो व्यवसाय था वो था कृषि एवं पशुपालन। क्या था, कृषि एवं पशुपालन। देखो वैदिक सभ्यता से पहले हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन को, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को। उस दौर में लोग शहरों में रह रहे थे, है ना, तो इसलिए हम उस दौर में ये नहीं बोल सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को कि अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत खेती या पशुपालन था। नहीं था भाई, उस दौर में उनके तो उद्योग धंधे चल रहे थे, है ना। टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी वो सबसे उन्नत अवस्था में थी सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पूरी तहस नहस हो गई तो हम लोग गाँव में निवास करने लगे। और जब गाँव में निवास करते हैं तो आप जानते हैं गाँव में रहने वाले लोगों का जो अर्थव्यवस्था का मुख्य सोर्स होता है वो या तो पशुपालन होगा या तो कृषि होगा, या ज्यादातर दोनों ही होगा। ठीक, तो उस दौर में जो आर्थिक स्थिति की बात करूं तो ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत जो था भूमि था, है ना। और इस भूमि की पर जो खेती बाड़ी की जा रही थी, पशुपालन जो किया जा रहा था, वो मुख्य स्रोत था क्या, अर्थव्यवस्था का। ठीक, भूस्वामी कौन होता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भूस्वामी किसान होता था। जो किसान है, आम जनता है, वही भूस्वामी है, कोई और नहीं। यानी राजा भूस्वामी नहीं होता था, आम जनता उसकी भूस्वामी होती। ठीक, अच्छा विनिमय का साधन क्या था, देखो उस दौर में मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, करेंसी नहीं हुआ करती थी उतनी तगड़ी वाली कोई। तो मुद्रा के लिए विनिमय जानते हो, विनिमय मतलब होता है खरीदना बेचने के लिए। तो विनिमय का साधन के रूप में जिसका नाम आया है वो थी गाय। क्या आया है, गाय।
और गाय के लिए वैदिक काल में दो नाम आई, एक तो अष्टकर्णी आया, क्या आया, अष्टकर्णी। अच्छा, अष्टकर्णी आया एक नाम, ठीक, और दूसरा नाम आया अधन्या। क्या कहा गया, अधन्या। अधन्या का मतलब होता है ऐसा पशु जिसे मारा ना जाए, यानी वो पशु जो मारा जाने योग्य नहीं है, उसके लिए नाम उन्होंने कहा कि अधन्या है। आप समझ रहे कि नहीं। तो विनिमय का साधन, खरीदने बेचने के लिए जो मीडियम यूज होता था वो होती थी गाय। कौन होती थी, और क्या नाम था गाय का, जोर से बोलो, और दूसरा अधन्या नाम था, ठीक। प्रमुख कर कौन सा था, देखो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख कर, कर ऐसा होगा जिसे जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा। आज अगर देख रहे हो आप तो भारत में पता नहीं कितने कर, हमने कितने करों को इकट्ठा कर जीएसटी बनाया, उससे पहले कि कर देखोगे तो पता नहीं कितने कर। देखो प्रमुख कर जो था उस दौर में वो था वली। क्या कर था, वली जो था वो प्रमुख कर था। आप देखोगे कि ये वली जो कर लिया जाता था ऋग्वैदिक काल में, ये जनता से राजा लेता था उसकी सुरक्षा के बदले, यानी कि भाई मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूं, जनता की सुरक्षा कर रहा हूं, उसके बदले आप कर दो। पर देखो लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत अच्छी वाली, वैसे नहीं नकली वाली। लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी कि कर आप चाहो तो दो, आप चाहो तो न दो, यानी स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था बलि कर। ठीक है कि नहीं। अच्छा, जैसे आप जानते हैं अभी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी, ये जो सर्विस टैक्स है, आप कह रहे हो इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, उन्होंने कहा अगर आप होटल में जाते हो और अगर आप होटल की सर्विस से खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप जो है मत दो कि हम टैक्स नहीं दे रहे, है ना, जो सर्विस टैक्स हम नहीं दे रहे। उसी तरह उस दौर में जो एक ही मुख्य कर था बलि कर, और जो वली कर था उसको जनता को कहा गया कि अगर आपको लगता है राजा को देना चाहिए आप इसको दे दीजिएगा, आपको लगता है नहीं देना चाहिए तो आप मत दीजिए। तो प्रमुख कर कौन था, वली, ठीक। प्रमुख व्यापारी कौन थे, बहुत सारे थे, लेकिन इसमें से प्रमुख व्यापारी थे पणि। क्या थे, पणि। पणि नामक जो है बड़े खतरनाक व्यापारी हुआ करते थे, है ना। तो इनका नाम कई बार पशुओं की चोरी में बड़ा नाम आता था इनका, चोरी चकारी भी बहुत करते थे, पर थे व्यापारी। तो व्यापारी प्रमुख रूप से कौन थे, पणि जो है प्रमुख व्यापारी था। अच्छा, प्रमुख अनाज कौन था, प्रोडक्शन। देखो अनाज ऐसा नहीं है कि गेहूं चावल नहीं हो रहे, आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में गेहूं चावल आ गए थे, है ना। तो प्रमुख अनाज में गेहूं चावल तो थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अनाज था वो अनाज था जौ। क्या था, जौ। और जौ के लिए जो शब्द आया वो आया यव। कौन सा शब्द आया, यव। तो ये था आज का ऋग्वैदिक काल की जो दो महत्वपूर्ण बातों पर बात करनी थी, राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा आर्थिक स्थिति किस दौर की थी उस दौर में। प्रश्न अधिकतर अगर आप देखोगे आजकल के जमाने में तो अब इतिहास से ऐसे प्रश्न आ रहे, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, है ना, पूरा प्रशासन किस तरीके था, आर्थिक स्थिति कैसे थी, सामाजिक स्थिति कैसे थी, इन्हीं के अगल बगल जो है पूरे क्वेश्चन घूम रहे। इसलिए आपको भी मैंने उन्हीं टॉपिकों पर बात करी है जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको यह टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।